हेलो व्यूअर्स, हमने पिछले वाले वीडियो में रीट के 3 पेपर हिंदी भाषा के लिए कर लिए थे। अब आज वाला जो पेपर है हमारा, ये है यूपी टेट का पेपर। टेट एग्ज़ाम ही है, ये भी आपके रीट की तरह होता है। यूपी टेट का पेपर है 2020 वाला, ठीक है। तो यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो अपने सिलेबस में नहीं है, यानी कि अपने राजस्थान बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो मिलते जुलते टॉपिक हैं उनमें से आपको वहाँ पे अपने रीट में भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो, ठीक है। तो ये भी अपने लिए क्या होगा, फ़ायदेमंद होगा पेपर, इसको करना, सोल्व करना, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखना, वह बहुत अच्छा लड़का है। क्वेश्चन नंबर 31, वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम होगा। ये वह किस प्रकार का सर्वनाम है, इसके बारे में पूछा है। निजवाचक है, संबंधवाचक है, अनिश्चयवाचक है या निश्चयवाचक है। 4 में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें क्या होगा, ये निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। क्यों होगा? क्योंकि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का पता लगता है या बोध होता है, उसे क्या कहेंगे अपन, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें क्या क्या आएगा, यह, वह, जो, ये और वो, इस प्रकार के शब्द आएंगे। वो किसका उदाहरण होगा, आपका निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण होगा। देखो अगला है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में आएगा, पूछा इसने कि मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा। इसमें कौन सा विशेषण है, ठीक है, कौन सा विशेषण होगा। देखो मनोहर ने क्या भोगा, सुख भोगा। कितना भोगा, मतलब कितने टाइम तक, जीवन भर भोगा, जीवन भर पूरा, है ना। तो संख्यावाचक, सार्वनामिक, गुणवाचक या परिमाणवाचक, इनमें से कौन सा विशेषण यहाँ पे इसने लगाया है। तो इसने कौन सा लगाया है, गुणवाचक। क्यों गुणवाचक क्यों होगा, क्योंकि गुणवाचक में क्या होता है, उसके गुण या दोष का बोध हो, ठीक है। तो जीवन भर जो समय है ना, वो मात्रा या गुण को बता रहा है कि कितने समय तक, जीवन भर, पूरे जीवन भर, ठीक है। तो क्या होगा, गुणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 33, दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं। तो दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वालों को क्या कहते हैं अपन, दंतीय वर्ण कहते हैं, ठीक है। दांत और जीभ से, तो दंतोष्ठ क्या होता है आपका, दांत और ओष्ठ, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है, यानी कि कौन सा वाला है जो असंगत है, ठीक है। तो 34 वाले में फर्स्ट वाला क्या है आपका, असंगत है। क्यों है, क्योंकि च जो है आपका तालव्य महाप्राण, इसने जो लिखा है यहाँ पे, ये अशुद्ध है। क्योंकि च जो है आपका तालव्य तो है, पर ये महाप्राण व्यंजन नहीं है। च कैसा व्यंजन है, अल्प प्राण व्यंजन है। ये आपका जो च है, ये कैसा है, अल्प प्राण। ये आप संस्कृत में पढ़ते हो, अल्प प्राण, महाप्राण, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में बाण का पर्यायवाची नहीं है। तो बाण का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा, सारंग नहीं होगा। तो सेकंड ऑप्शन सही है आपका। बाण के पर्यायवाची होते क्या हैं, शिलीमुख, आशुग, विशिख, तीर, शर, इशु, नाराज, शायक आदि होंगे, ठीक है। देखो उसके बाद बताओ 36 पे आ जाओ। उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्न में से कौन सा होगा। उपचारात्मक शिक्षण का आधार क्या होगा, तो निदानात्मक परीक्षण होगा। मैंने अभी पिछले वाले पेपर में आपको बताया था कि पहले अपन क्या करते हैं, निदानात्मक परीक्षण। इसमें क्या किया जाता है, कारणों का पता लगाया जाता है। कारणों का पता लगाते हैं, फिर उन कारणों का पता लगाकर क्या करते हैं, एक योजना बनाते हैं और उसके अनुसार उपचारात्मक शिक्षण करते हैं। उपचारात्मक शिक्षण कराया जाता है, ठीक है। तो उपचारात्मक शिक्षण का आधार क्या हो जाएगा, निदानात्मक परीक्षण। अयोगवा कहा जाता है। ये देखो अयोगवा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था आपने, अनुस्वार और वो पूछा था ना एक क्वेश्चन। तो अयोगवा किसको कहा जाता है, ठीक है। तो अयोगवा किसको बोलेंगे अपन, मैंने बताया था आपको, अ तथा अह इनको बोलते हैं। तो 37 में कौन सा सही होगा, विसर्ग को, ठीक है। अंग अह को बोलते हैं अयोगवा। तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38। अब ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन जो है आपका थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस लगेगा आपको,
कि ये अपने रीट वाले में नहीं दे रखा इसने, है ना। तो फिर भी देख लो आप इसको एक बार, ध्यान रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। इसमें सुमेलित करवा रहा है सत्यार्थ प्रकाश, रामचरित्र मानस, सूरसागर, भक्तमाल, नाभादास, सूरदास, दयानंद सरस्वती और तुलसीदास। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आपका? तीसरा सही है। क्यों है? क्योंकि ए में तीसरा आएगा, है ना। अब सत्यार्थ प्रकाश तो शायद हो सकता है आपको ध्यान हो किसका है, दयानंद सरस्वती का। ठीक है, और रामचरित्र मानस, रामचरित्र मानस में क्या होगा? तुलसीदास जी से मिलेगा। बाकी याद हो ना हो या आपको ये तो जरूर याद होगा। तो अगर आप इसे भी ध्यान रखोगे तो बी में फोर्थ एक ही में आ रहा है, तीसरे में, तो तीसरा सही आंसर बस। इसके बाद आ जाओ, निम्न में भाववाच्य का उदाहरण कौन सा होगा? उससे बैठा नहीं जाता, राम से खाया नहीं जाता, राम पत्र लिखता है या सीता पुस्तक पढ़ती है। ठीक है, तो इसमें से भाववाचक कौन सा होगा? देखो फर्स्ट वाले को देखो पहले कि उससे बैठा नहीं जाता, राम से खाया नहीं जाता। ठीक है, तो ये दोनों आपके क्या होंगे? भाववाचक, भाववाच्य वाले एग्जाम्पल। तीन वाच्य होते हैं आपके, कर्तरी, कर्म और भाव। ये कौन सा वाला है? भाव वाला। तो फर्स्ट सेकंड यानी कि फोर्थ ऑप्शन क्या होगा आपका? सही आंसर होगा। 40वें में देखिए, निम्न में से कौन सा सही है? अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है, वर्ग का पंचमा अक्षर अनुनासिक होता है, अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से बहुत अधिक श्वास निकलती है। ठीक है, तो देखो अनुस्वार क्या होता है? स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। ठीक है, अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है। ठीक है, यानी कि ये वाला सही हो गया। इसके बाद इसका उच्चारण नाक से होता है, इसमें नाक से बहुत कम सांस निकलती है। ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा, नाक से बहुत कम सांस निकलेगी। उसके बाद और मुंह से अधिक इसलिए क्योंकि इसे नासिक तथा अनुनासिक भी कहते हैं, और प्रत्येक का पंचमा अक्षर अनुनासिक होता है। वर्ग का पंचमा अक्षर क्या होगा आपका? अनुनासिक होगा। तो तीनों कथन सही हो गए। ठीक है, तो देखो अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसके ऑप्शंस हैं ये रहे। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी कि फोर्थ वाला क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है वो। देखो इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन तथा बहुवचन दोनों में प्रयोग हो सकता है? ये आपको देखना है यहाँ पर। तो कौन सा शब्द जो एक वचन बहुवचन दोनों में काम आ सकता है? ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका मुनि, जो शब्द है मुनि, ये ना एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, जबकि अन्य जो तीनों शब्द हैं उनका अलग अलग प्रयोग किया जाता है। जैसे लड़का लड़के, बालिका का बालिकाएं, बेटा का बेटे। ठीक है, जबकि मुनि का नहीं होगा। खूब सारे मुनि होंगे, उनको भी मुनि बोलेंगे, मुनियों थोड़ी बोल देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका सही आंसर। 42 एक वचन बहुवचन वाला आपने वहाँ पे पूछ सकता है वो। ठीक है, रीट वाले पेपर में। 42 में देखिए, तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही है? करहाट, कहा, कड़ाह, कति, कपिथ, कैथा, कुक्षी, कोख, अष्ट और आठ। अब इस वाले में कुक्षी यानी कोक भी सही है और अष्ट यानी आठ भी सही है। तो दो ऑप्शन सही है, तो ये ऑप्शन, ये वाला क्वेश्चन क्या हो रहा होगा आपका? विवादित रहा है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को छोड़ दो आप। क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 43 में निम्नलिखित शब्दों में किसमें उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है? यानी कि किसमें उपसर्ग को मिला के सही शब्द नहीं बनाया इसने। ठीक है, तो 43 में देखिएगा आप, निम प्लस अजित निमज्जित, उत प्लस ग्रीव उद्ग्रीव उद्ग्रीव, अद प्लस सेरा अदसेरा, नी प्लस खरा निखरा। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट वाला क्या होगा आपका? सही होगा, यानी कि इसमें कैसा प्रयोग हुआ है? अशुद्ध प्रयोग हुआ है। क्यों हुआ है अशुद्ध प्रयोग? क्योंकि इसका शुद्ध रूप क्या होता है? नी प्लस मज्ज प्लस कत। ये निम नहीं होता, ये होता है नी प्लस, यहाँ लिख दिया इसने अज्जित, अज्जित कोई शब्द नहीं होता। ठीक है, नी प्लस मज्ज और प्लस कत, कत प्रत्यय होता है। ठीक है, तो इन तीन शब्दों के मिलने से ये बना है निमज्ज। ठीक है, सॉरी निमज्जित, नी प्लस मज्ज प्लस कत, तो वो ये हो गया। इसके बाद आ जाओ आप 44 पे।
क्वेश्चन नंबर 44 में इसने दिया है किस शब्द में तत्पुरुष समास है? दौड़ धूप, त्रिभुवन, पीताम्बर या मधुमक्खी। तो इसमें तत्पुरुष समास किस में होगा? मधुमक्खी में होगा। ठीक है। अब तत्पुरुष समास कौन सा होता है? तत्पुरुष समास वो समास होता है जिसमें क्या होगा? आपका उत्तर पद जो है आपका प्रधान होगा। ठीक है। तो उत्तर पद प्रधान होगा तो मधुमक्खी का समास विग्रह क्या होगा? मधु की मक्खी, यानी कि शहद की, और इसमें मक्खी पद क्या है? प्रधान है। ठीक है। सिर पर सवार रहना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 45वां क्वेश्चन है। सिर पर सवार रहने का हो जाएगा आपका पीछे पड़ना। ठीक। उसके बाद आ जाओ आप पद्यांश गद्यांश पर। कला और जीवन का संबंध क्या है? अन्योन्याश्रित है। कलाकार कल्पना और यथार्थ का समन्वय कर समाज के समक्ष आदर्श रूप प्रस्तुत करता है। इसी कारण जीवन का कला के स्वरूप पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। कलाकार जीवन के यथार्थ रूप को ही चित्रित नहीं करता वरन वह आदर्श रूप को भी क्या करता है? प्रस्तुत करता है। इस प्रकार जीवन का कला पर और कला का जीवन पर क्या पड़ता है? व्यापक प्रभाव पड़ता है। कलावाद अर्थात कला के लिए संबंधी विचारों में जीवन के लिए उपयोगी कला ही श्रेयस्कर मानी गई है। ये तो हो गया आपका पैराग्राफ। ठीक है। अब पैराग्राफ से संबंधित क्वेश्चन देखिएगा। पैराग्राफ से संबंधित क्वेश्चन है ये रहे। क्वेश्चन नंबर 46, यहाँ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 46। तो क्वेश्चन नंबर 46 में इसने दिया है कि कला और जीवन अन्योन्याश्रित है का तात्पर्य है जीवन में दोनों उपयोगी है, एक किसी अन्य तत्व पर आश्रित हैं, एक दूसरे पर आश्रित है या एक दूसरे से पृथक हैं। तो क्या हो जाएंगे? एक दूसरे पर आश्रित। कौन सी कला श्रेष्ठ मानी गई है? जो कलावाद पर आधारित हो, जो जीवन उपयोगी हो, जो कल्पना पर आधारित हो, जो प्रकृति का चित्रण करती हो। तो कौन सी उपयोगी हो जाएगी? जो जीवन उपयोगी हो। ठीक है। इसने उसमें भी लिखा है अपने गद्यांश में, यह दे दिया आपका पद्यांश। ठीक है। इसके आधार पर प्रश्नों के जवाब आपको देने हैं यहाँ पर। तो श्याम गौर किमी कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। एक बार वापस देखिएगा। श्याम गौर किमी कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। इस पद्य में कौन सा भाव है? ठीक है। तो यहाँ इस पद्य में आपको भाव कौन सा है? करुण भाव, मधुर भाव, सुकुमार भाव या ओज भाव। ठीक है। तो प्रस्तुत पद में मधुर भाव है। कैसा भाव है? मधुर भाव। इसमें कवि ने माधुर्य भाव से श्री राम की भक्ति की है। ठीक है। किसकी भक्ति है? श्री राम की भक्ति की है। 49 में देखिए, यह पद्यांश किस कवि का है? कुंभन दास, नावादास, तुलसीदास और सूरदास। तो ये किसका है? गोस्वामी तुलसीदास जी का। राम से रिलेटेड है तो तुलसीदास जी पे आप जा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 50, चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक। तो इसमें कौन सी आ जाएगी? व्यक्तिवाचक, क्योंकि चौक तो है पर कौन सा है? चांदनी चौक, जो कि स्पेशली कहाँ है? एक ही है दिल्ली में, तो ये आ जाएगा। 51 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलोम की दृष्टि से सही नहीं है? ठीक है, नहीं है पूछा इसने। सुबुद्धि से असुबुद्धि, कीर्ति का अपकीर्ति, उत्कर्ष का अपकर्ष, आरोह का अवरोह। इसमें गलत वाला पूछा है, तो गलत वाला कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट वाला, सुबुद्धि का असुबुद्धि। ठीक है। सुबुद्धि का विलोम क्या होता है? कुबुद्धि होता है। इसने जना के लिख दिया असुबुद्धि। देखो 52 में देखिए, सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित में क्या? देखो तलवार किससे सुमेलित होगी? कृपाण से। ठीक है। अब देखो पहले ऑप्शन देख लो, डायरेक्ट तलवार को कृपाण से कर दिया, यानी ए में क्या आना चाहिए? 4। अब देखना ऑप्शन देखना, ये देखो कूटियर है आपके, ए में क्या आएगा? नंबर 4। तो ए में नंबर 4 कौन से वाले ऑप्शन में दिया हुआ है? फर्स्ट वाले ऑप्शन में। ठीक है। फर्स्ट वाले ऑप्शन में यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है 3। ये 4 है, ये 2 है, तो 4 यहाँ पे बस इसी में लिखा हुआ है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर।
इसके बाद आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य होगा। उसमें न पत्ते थे न फूल थे, वह उड़ती हुई चिड़िया पहचानता है। ये लिखा है आपका, वह उड़ती हुई चिड़िया पहचानता है। यज्ञदत्त देवदत्त को व्याकरण पढ़ाना है। मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। तो इसमें से मिश्र वाक्य कौन सा होगा आपका, इसमें मिश्र वाक्य होगा ये वाला, मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। ठीक है, 3 प्रकार के वाक्य होते हैं अपने, सरल, संयुक्त और मिश्र। ठीक है, तो एक बार मैं बताता हूँ मिश्र क्या होते हैं। वे वाक्य जिनमें एक साधारण वाक्य हो तथा उसके अधीन या आश्रित दूसरा उपवाक्य हो। ठीक है, मतलब एक तो साधारण वाक्य होगा और उस पर आश्रित होगा दूसरा। अब देखो, अगर मैं इससे प्रश्न करूं, मैंने सुना है, ठीक है, तो तुमने क्या सुना है भाई, इससे थोड़ा ना मिल रहा है अपन को ये आंसर। फिर दूसरा वाक्य है, उपवाक्य, आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। तो मैंने क्या सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। तो जब मैं पहले वाले से क्वेश्चन पूछूंगा तो मुझे आंसर कौन सा वाला वाक्य देगा, दूसरा वाला वाक्य, यानी कि ये एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है। तो ये कैसे वाक्य हो जाएंगे, मिश्र वाक्य हो जाएंगे। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा है कि वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है, वाक्य में कौन सा कारक होगा। ठीक है, इसने दिया है, इसने फर्स्ट संबंध, संबोधन, अधिकरण या अपादान। ठीक है, तो इसमें क्या जाएगा आपका, तीसरा ऑप्शन सही होगा, अधिकरण कारक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 55, आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा आपका, आयुष्मती। 56, मिट्टी का माधो होने का अर्थ, समझदार, मूर्ख, कृष्ण की मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति। तो मिट्टी का माधो बहुत ही मूर्ख। ठीक है, बिल्कुल भोट। 57 में क्या आता है, तद्धित का संधि विच्छेद क्या होगा। तत् प्लस धित, तद प्लस हित, तत् प्लस हित या तद प्लस धित। ठीक है, तो इसमें सही आंसर क्या क्या जाएगा आपका, तत् प्लस हित, तदित। ये अच्छा क्वेश्चन था, तदित वाला पूछ सकता है ये आपसे। उद्विग्न का संधि विच्छेद क्या होगा। उद प्लस दिन, उत प्लस विन, उत प्लस विघ्न या उत प्लस दिग्न। ठीक है, उद्विग्न का संधि विच्छेद, तो उद्विग्न का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा आपका, उत प्लस विघ्न, उत प्लस विघ्न, संधि व्यंजन संधि। ठीक है, 59, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी। पंक्ति में कौन सा अलंकार है, यमक, उपमा, रूपक या उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसमें होगा आपका रूपक अलंकार। ठीक है, रूपक क्यों होगा, क्योंकि जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो, ठीक है, यानी कि उपमेय उपमान को क्या कह दिया जाए, एक ही बता दिया जाए, तो वहां कौन सा अलंकार होगा, रूपक। ठीक है, तो यहाँ पे अंबर पनघट ताराघट उषा नागरी में क्या है, उपमेय उपमान क्या हो गए, एक हो गए। किस किस में, अंबर पनघट है ना, ताराघट और उषा नागरी में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रूपक अलंकार। 60 नंबर वाला देखिए, बिन घनश्याम धाम धाम ब्रज मंडल में उधो नित बसती बहार बरसा की है। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा होगा, रूपक, श्लेष, यमक या उपमा अलंकार। तो इसमें होगा आपका श्लेष अलंकार। क्यों होगा, क्योंकि एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। ठीक है, तो बिन घनश्याम धाम धाम ब्रजमंडल में उधो नित बसती बहार बरसा की है। यहाँ घनश्याम शब्द के क्या है, 2 अर्थ, एक तो श्री कृष्ण और एक काले बादल। ठीक है, एक तो है इसी घनश्याम का श्री कृष्ण और एक क्या है, काले बादल। तो क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।